हेलो एवरीवन, आज हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें सरकार का स्वामित्व होता है हर चीज़ों पे। तो ये बताने से पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये किस किस के लिए उपयोगी है। तो जो भी बच्चे पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी के लिए ये आपको तीनों विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा और तीनों में आपको मदद करेगा। ये ऐसा टॉपिक है, अगर आप हिस्ट्री से ऐड करके पढ़ते हैं इसको, तो हिस्ट्री में जो भी है आप जब पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हेल्प करेगा। अगर आप ज्योग्राफी से जोड़ के पढ़े तो ज्योग्राफी में जो भी संसाधनें होता है, तो संसाधन किस क्षेत्र में कितना संसाधन है, कौन कौन सा संसाधन सरकार के लिए उपयोगी है, क्या चीज़ें हेल्प करती है, कहाँ पे उद्योग लगाया जा सकता है, तो इन सब में जो अर्थव्यवस्था है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो आप ज्योग्राफी से भी ऐड करके पढ़ सकते हैं। पोल साइंस में इसको एक विचारधारा के तहत पढ़ा जाता है कि जो समाजवाद एक विचारधारा होता है तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें विचारधारा करके ऐड कर दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें अर्थव्यवस्था से, यानी कि जो सरकार की जो देश की अर्थव्यवस्था है उससे जोड़ के पढ़ा जाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, कल हमने परिभाषा बताया था इसका, फिर से हम रिपीट कर देते हैं इसकी परिभाषा। तो जो इसकी परिभाषा है समाजवाद की, सैमुअल्सन ने दिया है, समाज का तात्पर्य उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व, सरकार द्वारा नियोजन और आय वितरण से है। तो कल हमने पढ़ा था साम्यवाद, तो आज हम समाजवाद पढ़ रहे हैं। तो आज हमें इसकी विशेषता और इसके नकारात्मक पक्ष देखने हैं, कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, इसकी क्या विशेषता है, क्या ये समाज के लिए उपयोगी है, नहीं है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें जो सामूहिक स्वामित्व होता है, उत्पादन के सभी साधनों पर समुदाय यानी सरकार का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता, सबके पास समान संपत्ति, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं। ये पूंजीवाद के बाद ही आया था, तो पूंजीवाद में अमीरी गरीबी की खाई इतनी बढ़ गई थी, तो इस वजह से इस विचारधारा में इसमें अमीर गरीब में कोई भेदभाव की बात नहीं की जाती। इसमें सभी को समान रूप से देखा जाता है और समान बात किया जाता है। समाज में धार्मिक जातिगत विभाजन नहीं। दरअसल समाजवादी समाज में किसी भी किस्म की ऊंच नीच का विभाजन नहीं करते हैं। समाज कोई भी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि इसमें एक अमीर व्यक्ति ही पहुंचे, एक गरीब जो है वो भी पहुंच सकता है सत्ता तक। आर्थिक आयोजन, तो इसका है समाजवाद के तहत सरकार कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए केंद्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करती है। यानी कि इसमें जो बात की जाती है, समानता की ज़्यादातर बात की जाती है कि सभी लोग समान हैं। तो जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि केंद्रीय स्तर पर, यानी कि सेंट्रल पे बात किया जाता है, उद्देश्य की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि कल्याणकारी के लिए, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो वो उद्देश्य होते हैं, तो वो सेंट्रल लेवल पे होता है, तो वो उसका निर्माण करती है। यहाँ पे एक प्रतियोगिताओं का अभाव हो जाता है। राज्य इकलौता उत्पाद होता है, इसलिए यहाँ प्रतियोगिता का अभाव होता है, जो कि पूंजीवाद में एकदम विपरीत है। जैसे कि यहाँ पे एक ए साइकिल का है, एक बी साइकिल का है, ये दो कंपनियां हैं, दो लोगों ने खोल रखा है, लेकिन इसका जो प्राइस होगा सेम होगा। दोनों लोग अपनी मर्जी के हिसाब से इसका प्राइस नहीं तय कर सकते हैं, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा कि कोई ना ऐसे नहीं सोचेगा कि हम इससे अच्छा कर सकते हैं, अगर हम इसमें अच्छी क्वालिटी लाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये सब चीज़ें नहीं होती है, जो होती है दोनों समान। तो लोगों का ना कंपटीशन का जो वो होता है वो स्तर गिरने लगता है, प्रतियोगिता कम होने लगती है। जैसे कि पूंजीवाद में होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करेगा वो अपनी कंपनियों को ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। एक कंपनी होती है दूसरी कंपनियों से अपना हरदम प्रतियोगिता करती रहती है, तो वो अपना आगे बढ़ने की हमेशा लगी रहती है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो भी फ़ायदा होगा वो सरकार का होगा। तो इस वजह से ना यहाँ पे कंपटीशन का अभाव होने लगता है। जो नेक्स्ट बात करें तो सरकार की भूमिका, तो हमने बताया था इसमें सरकार की ज़्यादा भूमिका होती है।
सभी प्रकार के आर्थिक निर्णयों में सरकार की भूमिका होती है, जैसे उत्पादन, वितरण, निवेश, विदेश व्यापार आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है। यानी कि निवेश कहाँ करना है, जो भी संसाधन है, जो भी व्यापार है, इन सभी चीज़ों पे सरकार का नियंत्रण होता है। जो विदेश का व्यापार किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, सारी चीज़ें जो होती है सरकार डिसाइड करती है। इसमें कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, कुछ भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें वन लाइन में शॉर्ट में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल हेडिंग चाहिए होती है, उसके बाद वो अपना एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे है क्षमता के अनुसार काम और ज़रूरत के अनुसार मजदूरी। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कोई व्यक्ति कितना भी मेहनत करता है अपने हिसाब से, लेकिन उसको उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है, तो ये इसकी वो हो गई। अधिकतम समाज कल्याण की बात की जाती है, यानी कि समाज में जो गरीब है उनकी गरीबी मिटा के सभी के लिए कल्याण की बात की जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा घर, इन सब की बात की जाती है, सभी का सेम रहेगा। पैतृक संपत्ति का अस्तित्व नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो पिता की संपत्ति है उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। उसमें जो होता है ना कि जो गरीबों में बांट दिया जाता है। अगर किसी के पास ज़्यादा, अगर कोई ज़्यादा मेहनत करके कुछ ज़्यादा चीज़ें हासिल करता है तो उसको गरीबों में बांट दिया जाता है। जो मज़दूरों को, इसमें मज़दूरों के अधिकार की ज़्यादा बात की जाती है। न्यूनतम वेतन, यानी कि एक न्यूनतम वेतन तय कर दिया जाता है कि उससे कम नहीं दिया जा सकता, जिससे लोगों का अपना जीवन स्तर जो है चल सके, ठीक ठाक चल सके, वो तय कर दिया जाता है। मुफ्त शिक्षा सभी के लिए, जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं सभी के लिए उपलब्ध, यानी कि जो भी पानी, स्वास्थ्य जो भी है वो सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। स्त्री पुरुष समान, मानव की प्रतिष्ठा तथा समान। तो ये सारी चीज़ें तो हमने थियोरिकल बहुत बातें कर ली, ये सब समानता की बातें कर ली। लेकिन अगर हम इसकी नकारात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक प्रमुख आर्थिक विचारधारा के रूप में अंततः विफल हो गया। इसकी विफलता का कारण इसकी विचारधारा के मूल दर्शन में ही है। ठीक है, ये पहले ही बता देता है सभी को, आप सभी को समान नहीं कर सकते हैं, कितना भी कर ले। कोई व्यक्ति होता है कम काम करने वाला होता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करे, तो कोई ज़्यादा काम क्यों करेगा? अगर एक जो ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, ए ज़्यादा काम कर रहा है और बी कम काम कर रहा है, और दोनों को जो पैसा है वो समान मिल रहा है, तो फिर जो वो सोचेगा कि इसको कम करने पे भी उतना ही मिल रहा है और मेरे को ज़्यादा करने पे भी उतना ही मिल रहा है, तो क्यों कोई अपनी ज़्यादा मेहनत करेगा? तो इस वजह से ना इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, लेकिन उसके ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिलता है। तो इसीलिए लोगों का कंपटीशन भी कम होने लगता है और लोग उतना नहीं चाहते हैं। क्षमता, आर्थिक अधिक लाभ, यानी कि मजदूरी सबकी समान है। अभी मैंने बताया कि कोई कितना भी मेहनत करे सब कुछ इक्वल ही रहेगा। अतः प्रोत्साहन नहीं होता, यानी कि अगर जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में होता है कि आप जो भी व्यक्ति है वो अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको गिफ्ट मिलेगा, उसको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होता है। जो भी है ठीक है, अधिक लाभ नहीं होता तो लोगों को उतना प्रेरणा नहीं मिलता है कि हम करें। बस जीवन स्तर के लिए चीज़ें मिल जाती है जिनका ठीक ठाक जीवन व्यतीत हो सके, उस टाइप का होता है। इसीलिए यानी कि हम इसके अगर प्रभाव की बात करें तो लोग धीरे धीरे काम से भागने लगे। कोई भी भागेगा, अगर एक व्यक्ति ज़्यादा कर रहा है, उसकी क्षमता ज़्यादा करने की और दूसरे की कम करने की है, लेकिन वो फिर अपने पड़ोसी को भी तो देखेगा, ये कम कर रहा है लेकिन फिर भी वो भी वहीं पे है जहाँ पे मैं हूँ, तो मैं क्यों ज़्यादा करूँ? एक लग जाता है, नहीं करते हैं लोग, कोई भी नहीं करना चाहेगा। काम को बेहतर करने और अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने की कोई वजह नहीं है, कोई भी वजह नहीं है। उद्यमता नहीं, कोई भी नई फैक्ट्री नहीं खोलना चाहेगा, क्योंकि सब जो भी फैक्ट्री खोल लेगा तो उसको गरीबों में बांट दिया जाएगा, उसके जो भी फ़ायदे होंगे और सरकार का स्वामित्व हो जाएगा उस पर। इसलिए धीरे धीरे आर्थिक प्रणाली खोखली हो गई। अतः पूंजीवाद से लड़ाई में हार गई, यानी कि पूंजीवाद के लिए ही आई थी। पूंजीवाद में ऐसे अमीरी गरीबी की खाई बढ़ गई थी, तो ये समाजवाद इसीलिए आया था कि अमीरी गरीबी की खाई ख़त्म करके हम इक्वालिटी लाएंगे, लेकिन ये हार गया। धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ा और समाज में पतन हो गया। यानी कि जब यहाँ पे वोटिंग सिस्टम था, सरकार होती थी, तो देखने में तो सभी का बाहर से घर जो होता था वो समान होता था, एक मजदूर का घर और एक जो सरकार होती थी उसका घर, लेकिन अंदर जिसका सरकार का स्वामित्व होता था तो उसके अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती थी, और एक मज़दूर के तो देखने में तो सब कुछ इक्वल था। एक मज़दूर था वो बस
और उतने पे ही रह गया। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें वो नहीं। और जैसे अमेरिका और यूरोप जैसे देश, ये पूंजीवादी देश है, तो यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई नई चीज़ें आती रहती है, तो लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छे अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, हम और आगे बढ़ेंगे, हम ऊंचाइयों पे जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, अब तो ये भी पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब ये विचारधारा आई थी तब ये समाजवाद की तरफ थे, लेकिन इन्होंने भी अपना बदल दिया। और अब कोई भी देश पूरी तरीके से समाजवाद नहीं है, हर सभी देशों में थोड़ी बहुत पूंजीवाद आई है। जो हमारा देश है इसमें समाजवाद और पूंजीवाद को मिला के हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे में दोनों चीज़ों को ऐड किया गया था, समाजवाद को भी और पूंजीवाद को भी। हमारे में सरकारी चीज़ें भी है, सरकारी कंपनियां भी है, प्राइवेट कंपनियां भी है। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो हमारे यहाँ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी तो दोनों चीज़ें थी। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और धन्यवाद।